लास्ट सेशन में हमने खत्म किया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। आज से हम लोग शुरू करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सीपीए शुरू करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। बस ये ऐसे ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और कुछ नहीं है। मान लीजिए कि सपोज करते हैं एक कंडीशन जहाँ दो लोग हैं, ठीक है, दो लड़कियां हैं, ए बी है और एक साइड है सी डी। ए बी का लाइफ स्टाइल थोड़ा रिच इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती है, उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कार है, बंगला है, वीकेंड में वो हमेशा पार्टीज वगैरह करती रहती है, ठीक। उसके अपने वीकेंड की दिनचर्या अलग है, तो एक तरह से रिच लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाती है। और दोनों, ये ए बी है और सी डी है, दोनों सेम ऑफिस में काम करते हैं। अभी क्या है कि सी डी एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली से आती है, एक तरह से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है, लेकिन इसमें तमन्ना वही है कि मैं कैसे ही उसकी दिनचर्या को कॉपी करूं जैसा ए बी करती है। तो इसके लिए क्या करती है, वो भी लोन लेती है, वो कार खरीदती है, बंगला अपना घर वर बनाती है, वो भी पार्टीज वार्टीज में जाती है, ठीक है। यानी कि वो ट्राई कर रही है कि इम्पर्सोनेट करने की ए बी के लाइफ स्टाइल, लेकिन इसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ अलग है। ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है और ये रिच फैमिली से है। तो ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट है। अब एक समय ऐसा आता है कि दोनों की जॉब चली जाती है, किसी कारणवश ऑर्गेनाइजेशन में ए बी और सी डी की भी जॉब चली जाती है। अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आते हैं कि ए बी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड मजबूत था, वो खुद को संभाल लेती है, उसके पास सारी चीजें रह जाती हैं, लेकिन सी डी का एक ऐसा समय आता है कि वो दिवालिया हो जाती है आज के दिन में, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, ए बी के लाइफ स्टाइल को, सारी चीजों को सी डी ने अपनाया, लेकिन उसका जो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड जो था वो अलग था। इसके चलते क्या हुआ कि ये भी, अगर सरकमस्टांसेज वैसा है, अगर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि जिसमें इम्बैलेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सी डी सक्सेसफुल नहीं हो सकती और ए बी अपना सेम लाइफ स्टाइल में दोबारा वापस आ सकती है। तो एक एग्जाम्पल हुआ कि सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इफेक्ट कर सकता है। अगर आप इम्पर्सोनेट करना चाहो डायरेक्टली किसी की लाइफ स्टाइल, तो ऐसा हो सकता है। तो ये तो ऐसे लाइफ का मैंने एग्जाम्पल दिया। नॉर्मल हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा जाता है कि हर चीज जो पॉलिसी है वो हर जगह इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। अब जैसे मान लीजिए कि वेस्ट में अवधारणा है कि अगर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन को हम लोग ऑनलाइन कर दें तो टैक्स इवेजन कम होगा और ब्लैक मनी पे हम लोग काबू पाया जा सकता है। तो किसी देश में ऐसा हुआ, यूके या यूएस में कहीं ऐसा हुआ, बट अगर उसी चीज को हम लोग लागू कर दिए अपने इंडिया में, ठीक है, जहाँ की टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी है, तो हो सकता है कि ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, जरूरी है कि मेजोरिटी ऑफ जनता यूज करेगी और धीरे धीरे ये सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी है, माने उतने साक्षर नहीं है लोग टेक्नोलॉजी को लेकर। एक तरह से एग्जाम्पल दिया, इसको दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अगर देखा जाए कि एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए कि नक्सलाइट का एरिया है, ठीक है, और नक्सल बहुत आंदोलन ज्यादा हो रहा है, छत्तीसगढ़ टाइप एरिया है, तो वहां अगर बोला जाए कि कंप्यूटर लिटरेसी जरूरी है, इससे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लोगों को आगे जॉब मिलता है, ये सारी चीजें होती हैं, मान लिया ये चीजें सही है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के उस एरिया में जहां नक्सलाइट हैं, वहां पहले इंपॉर्टेंस हमें किस चीज को देना चाहिए, उन्हें देना चाहिए कि कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल कर सके, ना कि कंप्यूटर लिटरेसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन पे पहले फोकस करो, तब कंप्यूटर पे जाओ। तो यहाँ क्या है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो अगर कहीं कंप्यूटर लिटरेसी अगर कहीं आप लगा रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, स्कूल में सब चीज वैसा टीचिंग दे रहे हो, तो हो सकता है कि कहीं पे वही चीज प्राइम इंपॉर्टेंस का हो, लेकिन कहीं पे वैसा चीज जरूरी नहीं कि ये मॉडल हर जगह अपनाया जा सके, क्योंकि वहां की एक पर्टिकुलर रीजन की परेशानियां अपनी अलग अलग होंगी, प्रॉब्लम्स अलग लोग होंगे, तो पहले उन प्रॉब्लम को टेकल करना जरूरी है, ठीक है। अगर इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये सक्सेसफुल ना हो। आपको पहले बेसिक चीजें पहले करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्डिक कंट्रीज का आप एग्जांपल लें, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, तो यहाँ क्या है, हेल्थ और एजुकेशन पे मैक्सिमम एक्सपेंडिचर खर्चा किया जाता है जीडीपी का, ठीक है, और वो डेवलप भी है। लेकिन अगर इंडिया भी ट्राई करे उतना करने का, तो मैं तो मानता हूं कि चलिए ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन पे जो भी एक्सपेंडिचर है वो जरूरी है, लेकिन अगर आप हेल्थ और एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से तो और पैसा चाहिए ना, क्योंकि 100 रुपए है, मान लीजिए 100% है जीडीपी का, तो आप ज्यादा से ज्यादा इधर खर्चा करोगे तो कहीं ना कहीं काटोगे। तो आप यहाँ डिफेंस एक्सपेंडिचर से हो सकता है कि काट सकते हो, तो डिफेंस का पैसा आप कम कर सकते हो। लेकिन अगर वो
थ्योरी आप यहाँ पे लगाएं तो यहाँ देखिए कि आपके एक बॉर्डर पे चाइना खड़ा है और एक बॉर्डर पे पाकिस्तान खड़ा है, तो यहाँ वो चीजें नहीं लगाई जा सकती। अगर नॉर्डिक कंट्री है तो वहाँ पीसफुल है, पीसफुल बॉर्डर्स है उनके, उनको डिफेंस पे उतना खर्चा नहीं करना है। इंडिया को मैक्सिमम पैसा डिफेंस पे खर्चा करना है ताकि रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए। तो इतने कथा कहने का मतलब यही है कि जो भी वहाँ के सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को किसी पर्टिकुलर जगह के। पहला केस ये। दूसरा केस ये, जो वेस्ट की पॉलिसीज है या दूसरे जगह पे कोई प्रिंसिपल डेवलप हुआ है, जरूरी है कि वहां पे वो सक्सेसफुल हो, तो ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे कंट्रीज में ले जाए तो वो सक्सेसफुल हो ही जाए। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और साथ साथ इकोलॉजिकल अप्रोच का। एक तो सीपीए का मैं बनाया बैकग्राउंड की जहां जो भी थ्योरी अगर कहीं पे लगाई गई है या कहीं पे इंप्लीमेंट किया गया है किसी प्रिंसिपल्स को, हो सकता है कि वो प्रिंसिपल अपने यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो, इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी जरूरी है विथ रेस्पेक्ट टू डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। और जो वहां सूट करता है वो सक्सेसफुल होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, अगर पता चल जाए कि क्यों नहीं होता तो हम लोग उसको और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये सीपीए का ध्येय है। इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए भी यही बैकग्राउंड लगेगा, क्योंकि इकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और या जो भी पॉलिटी है वहां की, ठीक, वो इन्फ्लुएंस होता है अपने इन्वायरमेंट से। यानी कि इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इन टर्न ये लोग भी, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी भी वहां के जनता को या एडमिनिस्ट्रेशन वहां के जो सिटीजन्स है उनको भी इफेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बनाया। अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब देखते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सिंपली अगर बोला जाए तो ये एक प्रकार का स्टडी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस हम स्टडी को कैरी आउट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम कंपैरेटिव फैशन में स्टडी करते हैं। अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहने का मतलब क्या है, हो सकता है कि यूके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, ठीक है, और चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या समानताएं हैं, क्या भी समानताएं हैं, अगर कोई सक्सेसफुल है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब चीजों पर फोकस किया जाता है इसके स्टडी में। अगर दूसरों शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अनदर कंट्रीज, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो दूसरे देशों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसका फोकस कहाँ रहता है, इसका फोकस यही रहता है कि इफेक्टिवनेस को टेस्ट किया जाए क्लासिकल थ्योरिस्ट के। यानी कि क्लासिकल थ्योरिस्ट हमारे थे फेयर, टेलर, गुलिक, उर्विक, ठीक है। इन लोगों ने काफी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल दिए हैं। ये प्रिंसिपल कितना इफेक्टिव है यूनिवर्सल लेवल पे, ये भी चेक करना जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, जिसको डेवलपिंग कंट्रीज में हो या डेवलप कंट्रीज में हो, और उनके इकोलॉजी में अगर हम लोग इन प्रिंसिपल को लगाते हैं तो वो कितना सक्षम है, अगर सक्षम है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसकी स्टडी भी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की जाती है, ठीक है। अब इसका फायदे क्या है, एक तो ये इम्प्रूव करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। यानी कि जहां स्टडी कैरी आउट की जाए वहां पे फीडबैक देगा तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वो और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। और वो एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है हमारा, यानी कि जो थ्योरीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको भी इनरिच करने में ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि ये स्टडी कैरी आउट कर रहा है तो इंटर्न आपका डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में आपके मैटर को बढ़ा रहा है, आपकी पढ़ाई के स्कोप को बढ़ा रहा है। तो इंटर्न ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज है उसको भी ये और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इससे क्या होगा कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरी है वो और प्रैक्टिकल होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट शोध किया जा रहा है दूसरी कंट्री में, ठीक है। और क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और एनालिसिस से हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं दूसरे कंट्री में जाके वहां स्टडी करके, तो एक तरह से ये जो थ्योरी है उसको और इनरिच करेगा, ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड है एक फिलोसफी पे, ठीक है। ये क्या कहता है, ये पहला इसने बोला था कि जो क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं उनका जो स्टडी है वो कल्चरली बाउंड है, ठीक है। कल्चरली बाउंड क्यों है, क्योंकि जो पुराने जो ऑर्थोडॉक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि वो जो स्टडी है ऑर्थोडॉक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी क्लासिकल थ्योरिस्ट की जो स्टडी है वो कल्चरली बाउंड है। क्योंकि ये जो सारी स्टडी की गई थी ये यूके और यूएसए में प्राइमरली की गई थी, यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए में की गई थी, ठीक है। तो इसका जो लिमिटेड कल्चरल एरिया में की गई थी, केवल वेस्ट में किया गया था, तो इसीलिए इसको बोला इन्होंने कि कल्चरली ये बाउंड है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज को हटाते हुए फोकस कहाँ किया गया कि हम लोग जो स्टडी करेंगे वो क्रॉस कल्चरल स्टडी होगी।
क्रॉस नेशनल स्टडी होगी और क्रॉस टेम्परल स्टडी होगी। क्रॉस कल्चरल स्टडी का मतलब क्या होता है, अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, यानी अलग अलग कल्चरल में स्टडी किया जाएगा और कंपेरिजन बिटवीन क्रॉस कल्चरल, दूसरे दूसरे कल्चर में हम लोग कंपेयर करेंगे। वैसे ही हम डिफरेंट नेशंस में स्टडी करेंगे और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। और क्रॉस टेम्परल का मतलब डिफरेंट टाइम में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि इस टाइम में अगर ये सक्सेसफुल था तो क्यों था, उसका इकोलॉजी क्या था, एनवायरनमेंट क्या था, ये सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। मोटा मोटी कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। चलते हैं आगे देखते हैं इसका एवोल्यूशन, यानी कि एक बैकड्रॉप पे हम देखते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है तो कैसे हुआ है। तो हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी पढ़ाई हमने शुरू की वो वुडरो विल्सन के एक एस्से से शुरू हुई थी। उस एस्से में अगर आपको ध्यान होगा जो 1884 में आया था, उसका टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ उन्होंने बोला था कि जो विल्सन ने बोला था उनको पहला कंपैरेटिविस्ट भी कहा जाता है, मतलब पहला कंपेयर करने वाला, क्योंकि उस एस्से में उन्होंने बात की थी कि अगर हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वीकनेस का पता करना है तो हमें कंपेयर करना होगा अपने सिस्टम के वीकनेस को दूसरे से किससे, वो यूएस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपेयर करना चाहते रहे थे यूरोपियन सिस्टम से, ठीक है। तो पहला कंपैरेटिविस्ट वुडरो विल्सन को बोला जाता है। हम लोग इवोल्यूशन पे अब चर्चा करने लगे हैं, तो इसलिए पहला कंपैरेटिविस्ट उनको बोला जाता है। लेकिन उस समय उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। क्यों सीरियसली नहीं लिया गया? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन ही नहीं किया गया था सही से, उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था, उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था एज ए डिसिप्लिन, तो इसलिए उस समय उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई, ठीक है। तो और दूसरा कारण क्या था कि उस समय जो गवर्नमेंट जो था और जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो अपने ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को समझने में व्यस्त थे। पहले हम अपने सिस्टम को तो समझ जाएं, उसके बाद हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो पहले फोकस यही था कि हम लोग कैसे ही अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझ जाएं, उसके बाद ही हम दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी के बैकड्रॉप में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 आ गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 आ गया तो जो फोकस था वो थोड़ा, जो भी गवर्नमेंट थे उनका फोकस शिफ्ट हो गया वर्ल्ड वॉर पे। उस समय क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, उस समय लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, ठीक है। और उस समय एक क्वेश्चन उठ के आने लगा कि ये जो कॉलोनिज्म हुआ है या इंपीरियलिज्म हुआ है, जिससे हम लोग डेवलप कंट्री जो है वो क्वेश्चन करने लगे कि इनका विकास क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अंतर्गत इनका नीड क्या है, इनकी जरूरतें क्या है, इनको कैसे डेवलप बनाया जाए, इस पे काफी सारा क्वेश्चन होने लगा, ठीक है। लेकिन जो मेन फिलोसफिकल टर्म आया स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आता है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि इंपीरियलिज्म जो था, कॉलोनिज्म था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और दूसरी जो कंट्रीज थी, जो ब्रिटिश एम्पायर या फ्रेंच या डच, इन सब के जो शासन काल से मुक्ति हो रही थी, एक तरह से नए नए कॉलोनीज जो इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो इंडिपेंडेंट स्टेट का एक तरह से उदय होने लगा था। अब इस समय क्या था कि जो डेवलप कंट्रीज थी, जैसे यूनाइटेड नेशन, जिसको हम लोग फॉर्मली लीग ऑफ नेशन बोले, वो यूनाइटेड नेशन ही है। तो यूनाइटेड नेशन और अदर डेवलप्ड कंट्रीज जो थे, यूएस यूके वगैरह, ये लोग सोचे कि कैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री को और थर्ड वर्ल्ड कंट्री को और इनके सिस्टम को हम लोग डेवलप करें, ठीक है, ताकि ये गरीबी और ये जो नए नए कॉलोनिज्म से आज़ाद हुए हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जो दिक्कतें हैं उनसे कैसे इनको निवारण प्रदान किया जाए। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में एक तरह से पैसा देना शुरू कर दिया। जैसे किसको पैसा देना शुरू किया? फाइनेंसेस देना शुरू कर दिया बहुत सारे थ्योरिस्ट को, रिसर्चर को, कि आप जाइए और देखिए कि कैसे इन जो इकोनॉमीज है, ये जो नए नए कंट्री जो भर के आए हैं, इनको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा उनका फोकस ये था कि कैसे अपने जो नेशनल इकोनॉमीज है उसको डैमेज उबारा जाए, यानी कि खुद के कंट्री को जो डेवलप कंट्रीज थे उसको कैसे फिर से पटरी पे लाया जाए, सामने वाला जो कंट्री जो अभी आज़ाद होके आया है उसको फिर कैसे उदय किया जाए। लेकिन अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद 2 चीजें निकल के सामने आती हैं। एक तो कोल्ड वार होता है, यानी कि सुपर पावर यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में एक आपका टसल देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों चाहते थे कि हम लोग कैसे अपनी हेजमनी स्थापित करें, किस पे? पूरे वर्ल्ड पे अपनी हेजमनी स्थापित करें। यूके अलग से फाइनेंस दे रहा था, यूनाइटेड स्टेट अलग से फाइनेंस दे रहा था अमेरिका, और इधर सोवियत यूनियन अलग से फाइनेंस दे रहा था। तो दोनों अपना अपना जो है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी चमकाना चाहते थे और पूरे वर्ल्ड पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। ये बैकड्रॉप पर चल रहा है। चलते हैं आगे देखते हैं कि इसमें यूएसए लीड ले लेता है,
ठीक है। और वो बहुत सारे फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग नेशन को, ठीक है। और क्या होता है कि उसके पीछे उसके दो कारण थे यूएसए की। एक तो चाहता था कि मार्केट शेयर कैसा भी मेरा बढ़े, ठीक है। एक तो अनकंडीशनल फंड था, फिर भी वो चाहता था कि मेरी हेजमनी, मेरी जो क्या कहते हैं, एक वर्चस्व स्थापित हो जो नए कंट्री जो आज़ाद हुए हैं उन पे। और दूसरा वो कम्युनिज्म जो स्प्रेड किया जा रहा था सोवियत यूनियन के द्वारा, उस कम्युनिज्म को वो खत्म करना चाहता था। ये दो यूएसए के अपने एक तरह से उसके माइंड में चीजें चल रही थी, इसीलिए वो सपोर्ट करते जा रहा था, ठीक है। तो यूएस क्या था, यूएस ही हब था इस सारे स्टडीज का, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में यूएस ही ऐसा था कि जिसके पास इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी थी और वही पैसा वगैरह मुहैया करा रहा था। लेकिन फुल फ्लेज पेमेंट एक तरह से कहिए तो सरकार ही केवल नहीं दे रही थी, बहुत सारे अदर स्टेक होल्डर भी इसमें पैसा दे रहे थे, जिसमें गवर्नमेंट भी था, यूनाइटेड नेशन था, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी थे और बहुत सारे कॉरपोरेट्स भी मिल के ये इसमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम में पैसा डाल रहे थे, ठीक है। तो ये एक तरह से हेल्प करना चाहते थे किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को और जो प्रोफेशनल थे, ताकि ये दूसरे विदेशों में जा सके और वहां अपना स्टडी कैरी आउट कर सके, ठीक है। और उससे उन्होंने पैसा दिया और एक तरह से आप समझिए कि एक तरह से फुल फ्लेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उभर के सामने आया, यानी कि इन्हीं के मदद से। अब इसमें दो नोटेबल नाम सामने आते हैं जिसमें ध्यान देना जरूरी है। एक था अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहला है, कहाँ गया पॉइंटर, यहाँ है। ये था अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, यानी कि सीपीए की थ्योरी बिल्डिंग में इनका जो अहम योगदान है। अब इसी अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई 1960 में और ये डिवीजन था अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसी का एक पार्ट था, ठीक है। इसको फोर्ड फाउंडेशन, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी फंडिंग दे रहे थे ताकि इसकी स्टडी सही से हो, तो फोर्ड फाउंडेशन ने इसको फंडिंग देना शुरू किया और यही जो पहला ऐसा ग्रुप बना जिसने एक प्रैक्टिकल बेसिस पे स्टडी कैरी आउट शुरू किया, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो फर्स्ट इसके चेयरमैन बने उसको एफ.डब्ल्यू. डिक्स, जो हम आज जानते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं लोग फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एफ.डब्ल्यू. डिक्स जो थे इसके पहले चेयरमैन बने, ठीक है। और एफ.डब्ल्यू. डिक्स ने फिर आगे अब कोशिश की कि कैसे डेवलपिंग नेशन में जाया जाए और वहां पे उनके सिस्टम को स्टडी किया जाए। तो ये जो था कैग की जो हम लोग बात कर रहे थे, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, ये क्या बन गया, एक तरह से फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बन गया। यहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स एक पटल पे आ गए और ये इन्होंने जानने की ये कोशिश की कि व्हाई डेवलपिंग कंट्रीज डिफर सो मच इन प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो क्लासिकल थ्योरीज के जो सिद्धांत हैं, यानी जो टेलर, फेयर, गुलिक, उर्विक में दिए हैं, ठीक है, वो यहाँ सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने इस बात को उन्होंने मतलब संज्ञान में लिया था कि टेलर, फियल, वेबर ने बोला था कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, यानी कि आप इसको यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो कहीं भी विदाउट कोई भी सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी ये चीजें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो इनका मेन उद्देश्य यही था कि क्लासिकल थ्योरी क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रही है। इसके लिए एफ.डब्ल्यू. डिक्स ने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए उनको फादर भी बोला जाता है, ठीक है। और कैग जो था, ठीक है, इसका जो एम्फेसिस था, जो मेन इसका फोकस था, वो था कि कैसे साइंटिफिक स्टडी कैरी आउट किया जाए, यानी कि इंपेरिकल स्टडी कैरी आउट किया जाए। और दूसरा इसका फोकस था इकोलॉजिकल स्टडी किया जाए, ठीक है। इंपेरिकल स्टडी बता दूं मैं कि फैक्ट बेस्ड स्टडी, ठीक है, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस हो, ठीक है, यानी अजम्पशन के आधार पे नहीं, तथ्यों के आधार पे जो स्टडी की जाए उसको इंपेरिकल स्टडी कहते हैं। तो कैग का मेन फोकस यही था कि एम्पेरिकल स्टडी कैरी आउट किया जाए और दूसरा इकोलॉजिकल स्टडी कैरी आउट किया जाए। इकोलॉजी मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट है उन पे भी फोकस रहना चाहिए, जैसे सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे। तो ये सारे बेसिस थे कैग की स्टडी के, ठीक है। तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इन्होंने स्टडी किया, लेकिन लास्ट में कैग को 1970s का दशक आता है, कैग का अपना दुकान बंद करना पड़ा, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो सिस्टम्स, ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है और ये जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये थ्योरेटिकली तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए
इसको एक तरह से फंडिंग भी मिलना बंद हो गई, और भी बहुत सारे कारण हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि आखिर उस क्या क्यों बंद हो गया या क्यों वो लोग स्टडी कैरी आउट किया करना बंद कर दिए। लेकिन इसके भी इसी के बैकड्रॉप में 1968 में फर्स्ट म्यूनिख ग्रुप कॉन्फ्रेंस होता है ड्वाइट वार्डलो की अध्यक्षता में, और वहाँ वो बोलते हैं कि नहीं, हमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी की जरूरत है। चलते हैं आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। इसको हम लोग हेडिंग में देखते हैं करंट स्टेटस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। तो यानी कि हमने देखा कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप जो था, कैग था, जो अर्ली 1970 में उसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद इस फील्ड में काफी शांति आपको देखने को मिली, ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था कि एक तो था जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरेटिकल और फैक्ट बेस्ड स्टडी था, ठीक है। तो इसीलिए इसके एप्लीकेबिलिटी में इसके मॉडल के प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में काफी समस्या थी, इसीलिए ये इसका स्टडी एक तरह से देखो तो बाधित हो गया था या एक तरह से रुक गया था। और दूसरा क्या था कि यूएसए जो था वो काफी खराब दौर से गुजर रहा था, क्योंकि वियतनाम वार में यूएसए को काफी क्षति हुई थी, तो जो फंड है उसको वियतनाम वार में डाइवर्ट करना पड़ा था, इसीलिए ये जो स्कॉलर रिसर्चर्स हैं उन पे ज़्यादा ये पैसा नहीं खर्च किया जा रहा था। तो एक तरह से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है वो एक तरह से शट डाउन कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इस ग्रुप को फिर से एक बूस्ट मिलता है। कब बूस्ट मिलता है कि जब बहुत सारे स्कॉलर्स इकट्ठा होते हैं, जैसे रॉबर्ट डैल, ठीक है, जेम्स कोलेमन, डॉयल्ट वार्डलो, ठीक है, इन्होंने प्रोपोगेट करना फिर से शुरू कर दिया कि विदाउट कंपैरिजन हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कभी साइंस नहीं बना सकते, ठीक है। इन्होंने बोला कि विदाउट कंपैरिजन देयर कैन नेवर बी ए साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तभी संभव है जब हम कंपेयर करेंगे। यानी कि इन्होंने एक तरह से फिर से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हवा दी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे बिहेवियरल थ्योरिस्ट भी आ गए और उन्होंने नया कंसेप्ट लाया था फैक्ट और वैल्यूज थ्योरी का, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के काफी एक्सपेक्ट पर जोर दे रहे थे, ठीक है। तो वहां पे जरूरी थी कि कैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पिक्चर में लाया जाए। तो एक तरह से फिर से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय होता है इनकी अध्यक्षता में, एक तरह से बोले तो ये लोग काफी प्रोपोगेट किए इस चीज को। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1890 के दशक आते हैं और सीपीए फिर से रिसर्फेस कर जाता है, यानी कि अगर डाउनग्रेड में था तो फिर वो सामने आता है और इस समय इसकी नई फिलोसफी रहती है, नए ऑब्जेक्टिव रहते हैं, नया ओरिएंटेशन रहता है, ठीक है। तो जो पुराना जो फोकस था प्रिंसिपल वगैरह पे, इस पे फोकस नहीं करके अब जो स्टडी होती थी, अब जो नए 80-90 के दशक में वो मेनली फोकस होती थी नए अरेंजमेंट्स पे, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, ठीक है। डिफरेंट कंट्री में ये लोग इस एस्पेक्ट पे चर्चा करते थे। अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अभी करंट स्टेटस है उसको हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो करंट स्टेटस में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ये ह्यूमन राइट्स के स्टेटस को एक तरह से स्टडी करता है, ठीक है, और देखता है कि दूसरे विभिन्न राष्ट्रों में क्या प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। दूसरा ये देखता है कि रूल ऑफ लॉ को अगर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो उसका स्टेटस क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या बैरियर हैं, इस पे भी इसके स्टडी का फोकस रहता है। तीसरा ये देखता है कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, ठीक है, यानी कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, इस पे भी इसके स्टडी का फोकस रहता है। अभी नेक्स्ट इसका है कि ये वेलफेयर स्कीम और उस पे लोगों पे उस पर क्या प्रभाव है, लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है और इन्वॉल्वमेंट कितना है। जब हम लोग वेलफेयर स्कीम को लगाते हैं या वेलफेयर स्कीम आता है तो उसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन कितना है, ये भी स्टडी का एक फोकस है। उसके बाद इसका स्टडी का ये भी फोकस है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाया जाए, यानी कि पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे अकाउंटेबल बना दिया जाए, वो क्या क्या अरेंजमेंट है जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आए, जैसे कि आरटीआई हुआ, सिटीजन्स चार्टर्स हुआ, ओम्बड्समैन हुआ, सोशल ऑडिट हुआ। तो इन सारी चीज़ों पे अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस हो गया और आज के दौर में इन्हीं पे इस स्टडी जो कैरी आउट किया जा रहा है तो वो इसी फील्ड पे स्टडी कैरी आउट किया जा रहा है। चलते हैं आगे देखते हैं कि हमने देखा कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और एक एवोल्यूशन देख लिया हमने वुड्रो विल्सन से लेके और अभी तक के दशक में अभी तक देख लिया कि ये किस दौर से गुजरा है और कौन कौन से बीच में इंस्टीट्यूशन आए हैं और
कौन कौन सा सिचुएशन ने इफेक्ट किया है इसकी स्टडी को। अभी देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट जब लेसन में डिस्कस करेंगे वो है इकोलॉजिकल अप्रोच, और उसमें हम लोग देखेंगे FW ट्रिक्स को। तो अभी उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि इकोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ये दोनों एक दूसरे को कैसे कंप्लीमेंट करते हैं, ये चीज देखेंगे। इकोलॉजी जो वर्ड है वो रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट्स हो सकता है। जैसे हम लोग कोई सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और हम लोग का जो चाल ढाल ताल तरीका एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो इफेक्ट होता है हमारे बाहर के संरचना से। संरचना इन द सेंस कि नॉट फिजिकल संरचना, सोशल संरचना हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, ठीक है। अगर यूएस में कोई हाथ मिलाता है या किस करता है, हमारे यहाँ पैर छूता है, तो क्यों है? तो क्योंकि बहुत सारे सोशल फैक्टर, हमारे जो सोशल फैक्टर है वो हमारे क्या कहते हैं, एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। वैसे ही अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी वो प्रभावित होता है अपने इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि वहाँ के क्लाइमेट से नहीं, वहाँ के सोशल, फिजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट से वो प्रभावित होता है। इन्वायरमेंट कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट है उसको इंटरनली और एक्सटर्नली भी प्रभावित कर सकता है, और ये एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी अफेक्ट कर सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। एक तरह का लार्जर सिस्टम है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। सबसे पहले बीच में आता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम है। इस सिस्टम के बाहर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है अंडर पॉलिटिकल सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन एक सब सिस्टम हुआ, और पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिक्स एक सिस्टम हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें कि तीसरा ऐसे राउंड बनाते हैं हम लोग, और ये बोला कि सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर ही पॉलिटिक्स भी ऑपरेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑपरेट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोसाइटी एक सिस्टम है, पॉलिटिक्स एक सब सिस्टम है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक सब सिस्टम है। किसका? सोसाइटी की। ये दोनों सब सिस्टम है। ऐसे ही ये इन सब चीजों के बाहर जो इन्वायरमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम्स अप्रोच वो अलग हो गया। ये इन्वायरमेंट कैसे ऑपरेट करता है, इकोलॉजी अप्रोच में हम लोग देख रहे हैं। एक इन्वायरमेंट जो है वो एक बड़ा लार्जेस्ट सिस्टम है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब अदर सिस्टम्स क्या हो सकता है? जैसे पॉलिटिकल सिस्टम मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताया, ठीक है। ये सारे इसके सब सिस्टम है, और ये इसके अंदर में काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो इन्वायरमेंट है वो अपने सब सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और सब सिस्टम भी अपने एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जैसे इस केस में देखें कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग ब्यूरोक्रेटाइजेशन एक वर्ड है उसको सर्च कीजिएगा तो ये भी इफेक्ट कर सकता है। पॉलिटिक्स भी ब्यूरोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट कर सकता है, जिससे हम लोग पॉलिटिसाइजेशन देखते हैं, ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जहां ब्यूरोक्रेसी अलाइन हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उसी के जो धुन पे नाचने लगती है। तो वो क्या है, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जो भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम में जो सब सिस्टम है वो एक दूसरे पे इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग पॉलिटिक्स को जो एनवायरनमेंट ले लें तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक सब सिस्टम हो गया, और ये दोनों सिस्टम और सब सिस्टम एक दूसरे को आपस में इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये बोलता है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को आपस में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एज पर द टाइम टू टाइम ये दोनों आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एडजस्ट करने के लिए क्या फैक्टर आते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। जैसे पीपल विशेज है, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, लोग जैसे चाहते हैं वैसे सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि सरकार है वो ऐसा पॉलिसी बना रही है कि जिससे सोशियो इकोनॉमिक जो है स्टेटस लोगों का ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो यानी कि सरकार जो काम कर रही है इन्वायरमेंट के प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है। अब वही इन्वायरमेंट सरकार को वोट देके फिर सत्ता में ला रहा है, तो वो भी तो सरकार के लिए काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड हैं, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है और दूसरा पहले को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसको अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं रख सकते, दोनों एक ही साथ है और दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो पहले प्रोपोगेट किया गया था FW रिग्स के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे
कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इन्होंने स्टडी किया था और इनका मेन फोकस क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज पे इनका मेन फोकस था। क्यों ये स्टडी किए थे, क्योंकि इनका ये मानते थे या इन्होंने ऐसा पाया था कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्कनेक्ट है। अगर हम लोग अमेरिकनाइज थ्योरी को, तो अगर अमेरिका के सिस्टम को हम लोग लगाते हैं इंडिया में तो जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम यहाँ पे सक्सेसफुल हो। तो ये यानी कि वो ये देखना चाहते थे कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि हर एक जो कंट्री है, ठीक है, उसका अपना डिफरेंट एनवायरनमेंट सेटिंग होता है, यानी कि उसका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी एनवायरनमेंट के चलते वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इवॉल्व करता है, ठीक है। यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो उसी पे बेस्ड है। जो भी कंट्रीज है वहां पे जो भी सरकार चुनी जाती है वहां के लोगों को, ठीक है, वहां लोगों के द्वारा चुनी जाती है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है अगर वो उसके एनवायरनमेंट के अनुसार काम ना करे तो उसको अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, उसके वर्किंग को, उसके सोसाइटी को अफेक्ट कर सकती है। कैसे अफेक्ट करेगी वो हम देखेंगे इस लाइन में, इंटरनली और एक्सटर्नली में। अभी यही देखिए कि वो इसको अफेक्ट कर सकती है। अब देखते हैं कि जैसे वेबर ने जो अपना एक आइडियल सिस्टम दिया था ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी क्या था, एक क्लोज सिस्टम था। वेबर ने ऐसा माना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने एनवायरनमेंट से, उसका एनवायरनमेंट से कोई असर नहीं पड़ता। वेबर ने ये अज्यूम कर लिया था कि अगर किसी भी कंट्रीज में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आप मेरे प्रिंसिपल को लगाएंगे तो वहां आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन यही वेबर ने गलती कर दी थी, क्योंकि हर एक जगह का आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग अलग होता है, वहां के एनवायरनमेंट से वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम निकल के आता है। अब जैसे इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो लेगेसी है कॉलोनिज्म का, जो ब्रिटिश जो हमें छोड़ के गए थे नौकरशाही, वही नौकरशाही तो हम आज भी लेके आ रहे हैं। इंडिया ने क्यों नहीं बदल दिया, क्योंकि जानता है कि इंडिया के एनवायरनमेंट को यही सूट कर रहा है। अगर मुगलों ने हमें दिया था टैक्स रिफॉर्म्स, जो टैक्सेशन लैंड रेवेन्यू का सिस्टम आप देखेंगे तो वो क्या है, मुगल सिस्टम को हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। जो भी लैंड का मेजरमेंट है और उस पर कैसे टैक्सेशन, कैसे उस पर पैसा देना है, तो वो सब क्या है, मुगलों ने जो छोड़ के गया था हम लोग आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अनुसार यही सही लगता है, यही सही है। अगर हम लोग दूसरे कहीं के सिस्टम को लाएंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जैसे टेलर का मानना कि यही आइडियल सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का और इसी को आपको कहीं भी लगा दो तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, इसी का आइडिया ये यही गलती कर दिए थे टेलर, ठीक है। और यहीं से FW रिग्स शुरू होते हैं, जहां टेलर खत्म होते हैं वहां से शुरू होते हैं रिग्स, ठीक है। और वो देखते हैं कि कैसे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, यहीं से वो शुरू करते हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी तो बना दिया वेबर ने, चलो ठीक है, लेकिन वेबर के मानना कि ये आइडियल होगा हर एक सिचुएशन में, यहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं यही गलत है। और इसी को बेसिस बना के आगे वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, इनका मानना है कि एनवायरनमेंट से अफेक्ट करेगा, इसको कैसे करेगा, इसके लिए रिग्स आगे स्टडी कैरी आउट करते हैं। अब इसमें देता है कि इंटरनली कैसे कोई जो भी एनवायरनमेंट है इफेक्ट कर सकता है ब्यूरोक्रेसी को या एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पहला वो इंटरनली में बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, वो सोसाइटी से वही आदमी आता है तो उसके अपने वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस वगैरह से वो इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब भी वो कोई भी डिसीजन लेगा जरूरी है कि उसका डिसीजन एकदम इन्फ्लुएंस हो जाए उसके वैल्यू से, ठीक है, सोशल और कल्चरल एटीट्यूड से, तो उसका डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे इफेक्ट हुआ ना एडमिनिस्ट्रेशन का, इंटरनली इफेक्ट हुआ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के खुद अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं पहले से, ठीक है, जो कि उसको मजबूर कर रही हैं या उसको उस टाइप के डिसीजन लेने पे एक तरह से उसका उकसा रही हैं। एक्सटर्नली देखा जाए कि जो कल्चर है और सोसाइटीज है उसके वैल्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर देती है। जैसे अगर कुछ रामायण अगर पब्लिक के डिमांड पे आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ला रहा है, क्योंकि वो लोगों का डिमांड है। इसीलिए क्या है, लोग भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी और पॉलिटिक्स को उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर लोगों के एस्पायरेशंस के जैसा अगर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन काम न करें तो पीपुल अपने, अगर उनके विश और डिमांड को अगर पूरा नहीं किया जाए तो लोग क्या हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं और हो सकता है कि कभी लोग रिवोल्ट भी कर दें, ठीक है, रिवोल्ट करके इस सिस्टम को ओवरथ्रो भी कर सकते हैं। इसीलिए जो है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहा है। एक तरह से देखिए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अफेक्ट कर रहा है बाहर से, क्या, विश एंड डिमांड ऑफ पब्लिक, यानी कि इन्वायरमेंट, पब्लिक इन्वायरमेंट क्या है, पब्लिक है, यानी कि इन्वायरमेंट का एक हिस्सा पब्लिक भी है ना, तो पब्लिक भी देखिए इसको कैसे इफेक्ट कर रहा है। अगर इसके विम्स एंड फैंसीज को अगर पूरा नहीं किया गया पब्लिक का तो हो सकता है कि वो रिवोल्ट कर दे या 5 साल बाद एडमिनिस्ट्रेशन को हटा देते जिसकी सरकार है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इकोलॉजी से और एनवायरनमेंट से अपने, ठीक है,
अब इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल सिस्टम भी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और इंटर्न ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यही है इकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर क्या है, इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे FW रिग्स को शुरू करेंगे और उनके दो मॉडल हैं, जो एग्रेरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रियल मॉडल है उसको पहले देखेंगे और उसके बाद फ्यूज प्रिज्मेटिक और डिफ्रेक्टेड जो मॉडल है उसको हम लोग रिग्स के मॉडल पे फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगले टॉपिक में। तब तक आपको अगर स्लो लगता है तो फास्ट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।